नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ईद के इस खास मौके पर हम आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो पर चांद लग सके, आपके जीवन में मुनाफे की मिठास घुल सके। इसीलिए हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं 3 खास एक्सपर्ट्स जो कि अपनी दमदार रिसर्च के जरिए आपको अच्छे भले स्टॉक्स बताएंगे जिन्हें लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से, यानी कि इस ईद से लेकर अगली ईद तक आप अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाकर रख सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो को दुरुस्त बना सकते हैं। जो आपको यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स बताएंगे, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसे बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ जो 3 दिग्गज जुड़े हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ AUM कैपिटल से राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं, विलियम ओनील से मयूरेश जोशी जुड़े हैं और BNP पारिबास से संजीव होता। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस शो का थीम, जैसे कि हमारे व्यूवर्स को मैं एक बार समझा चुकी हूँ, अच्छे स्टॉक्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, लंबी अवधि के लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ये एनालिसिस है उसे आप नोट डाउन करेंगे। इसके पीछे की रीजनिंग जो बताएंगे उन्हें आप नोट डाउन करेंगे। उसमें से आप चुनिंदा शेयर्स जो कि आपकी पसंद हो, जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सके, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लेकर एक लंबे अरसे तक इसे रखेंगे ताकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर इन स्टॉक्स में देखने को मिले और इससे आपके पोर्टफोलियो में भी चमक लगातार बढ़ती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। मयूरेश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं पहले तो मार्केट का ट्रेंड, फिलहाल मार्केट की स्थिति आपको कैसी लग रही है। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि पहला शेयर इस कैटेगरी में आप कौन सा सुझा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? Absolutely. Afternoon, Mansi. Thank you for having me on your show. दो चीजें आई थिंक बाजार को लेके, एक जो आई थिंक ओवरऑल वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है, फेड की दरों को लेके जो 50 बिप्स पूरी की पूरी तरह से उम्मीद कर बैठा है मार्केट अगले 2 दिनों के हिसाब से। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशनरी रिस्क ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए भी, आई थिंक ये थोड़ा आई थिंक एक वॉलेटिलिटी को आई थिंक बरकरार रखेंगे। बट जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे हमने GST के आंकड़े देखे, हाँ उसमें थोड़ा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हो सकता है, बट लाजवाब नंबर है। ई-वे बिल्स जितने आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी हम बात करते हैं वो भी अब तक एक स्टेडी फुटिंग पे है। एंड इवन विद एनर्जी, मुझे लगता है कि इवन 1/3 ऑफ निफ्टी अर्निंग्स गेट इम्पैक्टेड एंड 2/3 ऑफ अर्निंग्स largely should be impact or get less impacted because of the same. ये मद्दों को रखते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट से एक रेंज बाउंड मोड में रह सकता है। रिस्क फैक्टर्स और ओवरहैंग जरूर है मार्केट के लिए, बट चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स अगर आप चूज करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल। तो मयूरेश फिर बताएं, चुनिंदा शेयरों में पहला शेयर कौन सा है जो आप लेकर आए हैं हमारे लिए? बिल्कुल, तो आई थिंक डिफेंस एज अ स्पेस मुझे लगता है आई थिंक रडार पे रहना चाहिए। विद इन दिस मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक विलियम ओनील को काफी एट आवर रिसर्च एंड काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक 2-3 की वजह, एक इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखें, 56-57 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, which is giving revenue visibility for the next 3.5 to 4 years. दूसरा, मार्जिन्स का अगर आप बात करते हैं तो EBITDA मार्जिन्स पिछले तिमाही में 22.5% के आसपास आई है और हमें लगता है आई थिंक जो मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में कहती है, आई थिंक दे विल बी एबल टू बाइड बाय दैट। 20 और 22% के बीच में EBITDA मार्जिन आनी चाहिए। तीसरा, आई थिंक जो इनफ्लो गाइडेंस है ऑर्डर्स को लेके, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू बी अराउंड 15,000 to 18,000 दिस ईयर। और मुझे जितना लगता है जो डिफेंस बेस्ड ऑर्डर्स हैं, जो लगभग 90% ने ऑर्डर बुक की, आई थिंक 10% जो नॉन डिफेंस से आता है दैट विल ऑल्सो कीप ऑन ग्रोइंग, जो एक डी-रिस्किंग फैक्टर रहता है, जो ROEs की जबरदस्त तरीके से आई थिंक मदद करेगा। तो मुझे लगता है मार्जिन प्रोफाइल मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ शुड रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और रिटर्न रेशियो 21-22% विद मार्जिन्स एट 20-22%। Top line growth growing at 14-15% and bottom line growth growing even faster at 18-20%. ये शायद ये स्टॉक के वैल्यूएशंस को भी आई थिंक एक सैनिटी जोन में रखेगी। तो हमें लगता है BEL एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 18 से 20% की अपसाइड, स्टॉप लॉस एट ऑलमोस्ट 19 to 20 एज पर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है।
ओके, तो चलिए इस कैटेगरी में पहला शेयर डिफेंस क्षेत्र से, और क्यों ना हो, यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र में जिस तरह से सरकार का फोकस है, लगातार डिफेंस से जुड़ी कंपनियां जो परफॉर्म करती जा रही हैं, जितना डेवलपमेंट ये कंपनियां कर रही हैं, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं इन कंपनियों को बड़े सारे ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स डिफेंस की क्षमता जो है उसे बढ़ाने की, भारत में डिफेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार जो कई सारे प्रयास कर रही है, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि लगातार हम देख रहे हैं, और डोमेस्टिक कंपनियों को इसका काफ़ी हद तक फायदा भी मिलता हुआ दिखा है। पहला शेयर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पर मयूरेश की तरफ से आता हुआ, और कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखें काफ़ी हद तक सारे के सारे एनालिसिस जो हैं हमने मयूरेश से समझे ही हैं। एक बड़ी ऑर्डर बुक है यहाँ पर, कंपनी को अगर देखें काफ़ी हद तक मजबूत देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो रिजल्ट्स के लिहाज से हो, कंपनी मार्जिन्स, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर हर लिहाज से अच्छा प्रदर्शन हर क्वार्टर में दिखाती आई हैं। ये भी आपको बता दें कंपनी लगातार अपने कर्ज में कमी कर रही हैं, डेट रिडक्शन के रास्ते पर है, और लगातार कर्ज कम करने की यहाँ पर कोशिशें जो हैं वो कंपनी की काबिले तारीफ है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी, आपको बता दें। एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कंपनी का हम देख रहे हैं, करीब 42 to 43% का डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ पर कुछ तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर ज़रूर नज़र रखनी होगी, लेकिन इसके अलावा अगर देखें फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, और इसी के चलते खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए अवधि यानी कि टाइम फ्रेम जो है कम से कम 6 महीने का मानकर आप चल सकते हैं। 286 के टारगेट्स को यहाँ पर माना जाए, और BEL इसे हमारी इस कैटेगरी का पहला स्टॉक आप मानकर चल सकते हैं, और इसमें निवेश का नजरिया बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संजीव होता भी है। संजीव, आप बताएं इस कैटेगरी में जहां पर हम ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को, और हमारा मूल मंत्र भी ये है, लक्ष्य भी ये है कि लोगों को ट्रेडिंग से हटाकर इन्वेस्टमेंट में भी किस तरह से एक अच्छे एवेन्यू बनते हुए दिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की अहमियत क्या है, और डटे रहने का एक कह सकते हैं अहमियत लोगों को समझाने की कोशिश है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक साल तक का नजरिया बनाकर यहाँ पर जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से आपकी लिस्ट में कौन सा शेयर है, कितना टाइम फ्रेम रखना चाहिए, और ऑफकोर्स बाजार का आउटलुक फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून श्री। मुझे बाजार का आउटलुक तो यही लग रहा है कि जिस बहुत सारे अभी नेगेटिव फैक्टर्स चल रहे हैं ग्लोबली। इन्फ्लेशन तो हमको मालूम ही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस मालूम है, फेड रेट हाइक आएगा वो मालूम है, और बाकी यूके ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे भी हाइक आने वाले हैं, वो भी कुछ हद तक फैक्टर इन है। लेकिन जिस तरह की कमेंट्री आने वाली है फेड से कि हाउ फार दे कैन गो फॉर द रेट हाइक, वो अभी भी थोड़ा सा पता नहीं है कि क्या किस तरह से और हॉकिश कमेंट्री आएगा तो मूड और ख़राब कर सकता है। और चाइना में जिस तरह का कोविड क्राइसिस अभी चल रहा है, युआन कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, जापान का करेंसी कमज़ोर हो रहा है, तो और ऐड कर रहा है मार्केट सेंटीमेंट्स को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड वोलेटिलिटी रहना चाहिए मार्केट में। अगर कोई इंक्रीमेंटल बड़ा नेगेटिव नहीं आता है तो 16,500 to 17,500 काइंड ऑफ लेवल रहना चाहिए मार्केट का। और अगर 16,500 आता है तो फंडामेंटली इफ यू सी तो बहुत अच्छा लेवल आ जाएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरा यही सलाह रहेगा निवेशकों के लिए कि अच्छे कंपनी जहां पे प्राइसिंग पावर है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, उसको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बिल्कुल, तो चलिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, और इसी के चलते एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। संजीव, आपका पहला शेयर बताएं। जो मेरा पहला शेयर है वो बैंकिंग स्पेस से है, ICICI बैंक। बैक टू बैक क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ICICI बैंक की तरफ से, और जो Q4 में है अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बीट है अक्रॉस द पैरामीटर्स। इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं बैंक्स के, अभी बैलेंस शीट इम्प्रूव हो रहा है, एसेट जो क्वालिटी है वो अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि ICICI बैंक एक स्ट्रांग प्लेयर है कॉर्पोरेट एडवांसेस को भी लेकर, और हमने देखा है कि जो लास्ट डेटा आया था कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ अभी धीरे धीरे डबल डिजिट क्रॉस कर रहा है ग्रोथ में, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक एक बड़ा बेनिफिशियरी निकल के आएगा इस पे। और मैनेजमेंट बैंडविड्थ अभी अच्छा हो गया है, डिजिटल इनिशिएटिव पे इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो अर्निंग मोमेंटम है या अर्निंग बीट है वो बना रहेगा FY23 और FY24 में भी। और हालांकि लास्ट 2 साल से अगर देखें कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है डेफिनेटली,
बट अभी भी अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक इट एज अवेलेबल एट 2.3 टाइम्स एंड 2.7 टाइम्स एट FY23 एंड 2.3 टाइम्स एट FY24 एस्टेड बुक वैल्यू। तो इतना ज़्यादा है नहीं, प्रीमियम वैल्यूएशन है नहीं इसका अभी, तो यहाँ से भी रीसेटिंग के इसके आसार बने रह सकते हैं क्योंकि अर्निंग बीट आएगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो जिसकी वजह से लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है बैंक के लिए। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का टारगेट प्राइस मेरा रहेगा 970 रुपीज। ओके, 12 मंथ का टारगेट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पर एसेट क्वालिटी में सुधार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बैंकिंग स्पेस से जुड़ा स्टॉक जो है संजीव जी को पसंद आ रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस जो है लगातार फोकस में भी है। लिक्विडिटी को लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं जिस पर बातचीत लगातार होती हुई दिखती है, लेकिन इन दिनों बैंक्स का प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, इसके चलते या कह सकते हैं रिजल्ट स्पेसिफिक रिजल्ट भी आते हुए एक एक कर तमाम दिग्गज बैंक्स के दिख रहे हैं। उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रडार पर ये स्पेस नजर आ रहा है, उसमें पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक पर संजीव का ये नजरिया आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब राजेश जी का स्वागत करते हैं। राजेश जी, बताएं आपकी तरफ से मार्केट पर आप आउटलुक क्या रखते हैं, करंट सिचुएशन बाजार की आपको कैसी नजर आ रही है, और साथ ही शेयर्स कौन से, पहला शेयर कौन सा होगा जो आपसे जानना चाहेंगे? बाजार की तरफ अगर कहा जाए तो छोटी अवधि में जैसे मेरे मित्रों ने कहा कि बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, कई दिक्कतें हैं सामने में, फिर वो चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के हो, इन्फ्लेशन को लेकर हो, सप्लाई साइड कंसर्न्स को लेकर के हो, चाइना में कोविड को लेकर के हो। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मध्यम से लंबी अवधि में अगर कोई निवेश करना चाहता हो तो इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं और वहां तेज गिरावट देखने को मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि एक लंबी अवधि के लिए स्टॉक पिकिंग की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और इस कड़ी में अगर जोड़ना हो तो मैं पहला स्टॉक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का देना चाहूंगा, जो कि अगर आप देखें तो ब्रांड विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। डेरिवेटिव्स वॉल्यूम ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव जैसे कि इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, पावर और स्पॉट एक्सचेंज में ये बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएनएक्स जो कि गिफ्ट सिटी में है वो मार्केट लीडर है और अपने आप में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रहा है। डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखो तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है BSE की, और जिसमें 3,000 करोड़ की तो इनकी इन्वेस्टमेंट CDSL की है और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। मैं समझता हूँ कि सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है। साल भर का अगर नजरिया लें तो 1200 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। ओके, तो चलिए राजेश जी की तरफ से भी उनका पहला पसंदीदा शेयर यहाँ पर आता हुआ दिख चुका है, और उम्मीद यही करते हैं कि लगातार ये जो स्टॉक्स हम बता रहे हैं इस पर आप अपनी नोट्स तैयार कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो स्टॉक्स बता रहे हैं उस पर आप गौर कर रहे हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा सवाल जहाँ एक्सपर्ट से मैं समझना चाहती हूँ। ऑफकोर्स कई सारे त्यौहार यहाँ पर, भारत एक त्योहारों का देश तो है ही, और हर त्यौहार पर लोग कमोडिटीज़ में, कह सकते हैं बुलियन मार्केट में भी निवेश का नज़रिया बनाते हैं, क्योंकि एक तरह से शगुन भी माना जाता है गोल्ड सिल्वर को खरीदना। लेकिन साथ ही इसे जब कंपेयर किया जाए स्टॉक मार्केट पर, व्यूवर्स को किस तरह से अवेयर करना है, व्यूवर्स को किस तरह से इसकी अहमियत सुझाएं कि कमोडिटी मार्केट्स की जितना ही इक्विटी मार्केट्स भी हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। मयूरेश, आई वुड वांट यू टू स्टार्ट विद। तो मानसी, आई थिंक 2-3 चीजें अगर आप लैंडस्केप रखें अगले 20-30 वर्षों का गोइंग बैकवर्ड्स और रिटर्न्स पेग आउट करें कैगर बेसिस पे along all asset classes, the increase in asset class has definitely given consistent and compounded returns जो हम देखते हैं over a longer period of time. So I think gold, silver या commodities I think एक hedge के नाते I think portfolios में रहने चाहिए. अर्थात I think जो हमारा wedding होता है and the requirements that we've got from an Indian perspective, we obviously have a lot of value for gold when it comes to weddings. बट कहीं ना कहीं आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एक छोटा सा हिस्सा रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, एंड इक्विटीज एज हैज बीन प्रूवन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हैज गिवन यू दोज रिटर्न्स व्हिच आर फार बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास. दूसरी चीज ये भी देखनी चाहिए आपको कि आपकी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है उसके ऊपर जब आप इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, योर एसेट्स शुड एक्चुअली गिव यू और डिलीवर रिटर्न्स व्हिच इज मोर देन दैट, अदरवाइज यू विल बी ईटिंग इनटू योर सेविंग्स. उदाहरण के तौर पे बैंक एफडी में अगर आप निवेश करते हैं
एक सेफ इन्वेस्टमेंट जरूर होता है फॉर हायर एज इंडिविजुअल्स लुकिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड। बट अगर आप पोस्ट टैक्स कंपोनेंट देखते हैं लुकिंग एट योर ब्रैकेट और इन्फ्लेशन के साथ इसकी तुलना करते हैं तो रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड कुछ भी निकलते नहीं है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में, एंड इक्विटीज being a larger component of that gives you that edge in terms of blended returns which are far better than nominal GDP growth and it beats inflation as well. ऑलराइट, तो चलिए एक्सपर्ट्स ये भी आपको समझा रहे हैं कि क्यों इक्विटी मार्केट्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए और इसमें भी एक निवेश का नजरिया बनाना काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। मयूरेश, अब जब आपने ये इस पर अपनी राय दे दी है, साथ ही अपना दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए। तो बिल्कुल, मुझे लगता है आई थिंक इन्फ्लेशन की चर्चा बहुत है। अगर एक इन्फ्लेशन हेज सेक्टर ढूंढना है तो मुझे लगता है आई थिंक टेलीकॉम से ज्यादा और बेहतर स्पेस हो नहीं सकती। भारती एयरटेल इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वी लाइक एट विलियम ओनील। मैं क्यों इन्फ्लेशन हेज का सेक्टर कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट इंक्रीजेस होती हैं ये इजीली पास थ्रू करते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट आरपीयूज अराउंड 200 odd rupees और इवन मोर गोइंग फॉरवर्ड। और ये पास थ्रू होना बहुत लाजमी है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट दैट दे आर इंकरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम ये पे कर रहे हैं, जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ द 5G स्पेक्ट्रम दैट दे प्रोबेबली नीड टू पे आउट एज वेल, फाइबर ऑप्टिक लेआउट, बैक एंड फाइबर ओवरऑल को जो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ऑपरेटर्स को करनी पड़ेगी, और ओवरऑल आई थिंक जो डेट इक्विटी और डेट एबिटा नीचे लाना है बैलेंस शीट पे, तो आरपूस बढ़ाना लाजमी होगा। क्या ये इम्पैक्ट लाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक जो हमने लोअर इम्पैक्ट्स देखे थे जो इन्होंने डिलीट किए थे अपने सिस्टम में से, आई थिंक द कस्टमर्स हैव मूव्ड ऑन। और हालांकि अपने पॉकेट्स को आपको मेरे मन से थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ेगा, आई थिंक पीपल आर स्टिल कंफर्टेबल, क्योंकि अगर आप देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड्स और व्हाट वी पे हियर फॉर डेटा सर्विसेज और जो अब्रॉड डेटा सर्विस के लिए भरते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगता है आई थिंक पास थ्रू एक फैक्टर और आरपूस एक कैश फ्लोस में इंप्रूव करेगा, डेट डीलेवरेजिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। दे आर एडिंग सब्सक्राइबर्स फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग टू प्लेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरे इकोसिस्टम में। जो नॉन वायरलेस है, जो इनका एंटरप्राइज बिजनेस है, ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, दैट इज लार्जली इग्नोर्ड बाय द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। अफ्रीकन बिजनेस इज होल्डिंग ऑन प्रिटी वेल। जो ये टावर का अधिग्रहण कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत अच्छा आई मीन एक निवेश हो सकता है, क्योंकि आई थिंक दे आर लुकिंग एट देयर बैकवर्ड ऑपरेशंस आल्सो बीइंग इंटीग्रेटेड कंप्लीटली, और ये सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक कैश फ्लोज और डेट डीलेवरेजिंग अच्छी खासी हो सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक भारती पे एक नज़र जरूर होनी चाहिए। विद द स्टॉप लॉस अगेन इट्स फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट एट ओनील एट अराउंड 7057। 889 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, कम से कम 6 महीने का ध्यान यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाकर भारती एयरटेल ऑफकोर्स अच्छी तेज़ी के बीच कामकाज टेलीकॉम स्पेस लगातार फोकस में है और आने वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं इनके लिए काफ़ी हद तक जो ट्रिगर्स हैं वो पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर आगे निवेश का नज़रिया बनाया जा सकता है। मयूरेश ने एक बात को टच किया, इन्फ्लेशन। संजीव जी, आपसे जानना चाहूँगी, इन दिनों इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न साबित होता हुआ दिख रहा है और ये इतना बड़ा कंसर्न हो चुका है क्योंकि पिछले दिनों ही एक रिसर्च जहाँ पर हम देख रहे थे, ऑफकोर्स पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी तो दिन ब दिन हम हेडलाइंस देख ही रहे हैं, लेकिन इनके सामने कई सारी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जिस पर अगर फोकस करें, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल जो लग्जरी को अगर छोड़ दें और कंफर्ट की अगर बात करें, खाने पीने की, तेलों की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल के मुकाबले इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन्फ्लेशन के तर्ज पर आपको बाजार कहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है? इन्फ्लेशन पर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें और साथ ही अपना दूसरा स्टॉक भी फिर से जाएं। जी देखिए, इन्फ्लेशन तो एक क्राइसिस था ही मार्केट, ग्लोबल मार्केट के लिए भी, और ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के होने से पहले ही शुरू हो गया था, और जिस तरह से रशिया यूक्रेन का वॉर क्राइसिस आया वो और एलिवेट कर दिया इन्फ्लेशन को। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल इशू है, सप्लाई साइड कंसर्न है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रहा है इन्फ्लेशन में, और इसको नॉर्मलाइज होने में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तो और लगेंगे इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज होने में, और फूड इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज होने में और टाइम लगेगा क्योंकि वो सबसे लास्ट में नॉर्मलाइज होगा। पर डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो है हमेशा खराब नहीं रहता है बाजार के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो अगर इन्फ्लेशन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि आपका कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट ही बनाएंगे।
प्रॉब्लम ये है कि ये परेशानी लेके आती है पॉलिसीज के लिए। अगर इन्फ्लेशन एक कंफर्ट जोन से आगे जाती है तो ये रेट इंक्रीज आएगा, ना कि ये ग्लोबली जैसे फेड में देख रहे हैं एक रेट हाइक आ रहा है। डोमेस्टिक में भी देखें तो आरबीआई भी फेड रेट हाइक लेके आएगा अपना नेक्स्ट जो है, और एक हॉकिश कमेंट्री देगा जो बाजार के लिए सेंटिमेंटली नियर टर्म में अच्छा नहीं है। बट अगर एक लॉन्गर पीरियड की बात करें तो ये सब चीज़ एब्जॉर्ब हो जाता है, और मुझे भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में एक नॉर्मल जोन में आ जाएगा। तो अभी का क्राइसिस अगर इन्फ्लेशन को देखें तो वो कंपनीज में हमको फोकस करना चाहिए जहाँ पे एक लॉयलिटी है जो इसके यूजर है, और जहाँ पे प्राइसिंग पावर है टर्म से स्ट्रांग है। जो प्राइसिंग पावर है वो कंपनी ऑफसेट कर सकती है इनपुट कॉस्ट प्रेशर को, तो वो कंपनी मुझे लग रहा है कि बेनिफिट करेंगे इन्फ्लेशन को लेके, एंड दे कैन विथस्टैंड दिस क्राइसिस एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर पोस्ट दिस क्राइसिस गेट ओवर। वो कंपनी में फोकस करना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, फिर आपका स्टॉक कौन सा होगा अगला जो आप सुझा रहे हैं? मेरा सेकंड स्टॉक होगा सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक, सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है, पोल पोजीशन में है, और मुझे लग रहा है कि इंडिया एक इकोनॉमिक अपसाइकिल की तरफ बढ़ रहा है, और एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 5 साल में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ से काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। और ये डिकेड बिलोंग करता है इंफ्रा को। अगर 2030 तक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जीडीपी डबल हो सकता है, 6 बिलियन हम पहुंच सकते हैं। एस्पिरेशन तो है एंड वी आर मूविंग इन दैट वे, और इंफ्रा के बिना हो नहीं सकता। अगर इंफ्रा में स्पेंड आएगा तो डेफिनेटली ये सीमेंट सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, बेनिफिट होंगे, और अल्ट्राटेक क्योंकि एक लार्जेस्ट प्लेयर है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हालांकि लास्ट 2 क्वार्टर से सीमेंट सेक्टर के लिए इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत हाई है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, लेकिन प्राइस हाइक लेते जा रहे हैं अल्ट्राटेक। अगर Q4 से अगर अप्रैल की बात करूं 10.4% प्राइस इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो ये दर्शाता है कि जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है उसको कंपनी ऑफसेट कर सकती है। और ये क्वार्टर इतना टफ एनवायरनमेंट में अगर Q4 की बात करूं तो कंपनी ने एक डिसेंट अर्निंग डिलीवरी दिया है। हालांकि वॉल्यूम हमारे अनुमान से थोड़ा कम आए हैं, लेकिन इतना टॉप लाइन में इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि रियलाइजेशन इंप्रूव हुआ है। और जिस तरह का इंफ्रा स्पेंड आने वाला है आने वाले सालों में, ना कि हाउसिंग को लेकर, रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग एंड दिस रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो काफ़ी सालों तक मुझे लग रहा है इंफ्रा अपसाइकिल रहेगा, और उसकी वजह से अल्ट्राटेक एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी होकर सामने आएगा। और इनकी कैपेक्स प्लान ऑलरेडी रेडी है और आने वाले सालों पे और कैपेक्स करने वाले हैं ये। और एक सबसे बड़ा ट्रिगर नियर टर्म में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है अंबुजा सीमेंट को लेकर, उसकी वजह से भी लग रहा है कि नियर टर्म में अल्ट्राटेक को और अच्छा री-रेटिंग होना चाहिए, क्योंकि अंबुजा को अगर बात करूं, कंपेयर करूं, अल्ट्राटेक इज अ बिगर प्लेयर, पैन इंडिया प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक क्योंकि ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्शन है इसमें, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बहुत फेवरेबल है। और यहाँ पे 1 साल का टारगेट मुझे 8,600 लग रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है ये कंजर्वेटिव है, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि रिटर्न मिलना चाहिए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट ये दूसरा शेयर संजीव जी की तरफ से। और ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक सीमेंट अभी कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। सीमेंट स्पेस लगातार फोकस में है, डिमांड स्ट्रक्चर जो है सीमेंट का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी मजबूत है। ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर कंसर्न्स लगातार हैं जो कि सीमेंट कंपनियां फेस कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके सीमेंट स्पेस से जुड़ी कंपनियों के जो नंबर्स आ रहे हैं वो अबव एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहे हैं। जब अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर साबित होते हुए दिखे। इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें 90% ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने देखी है। साथ ही वॉल्यूम्स में करीब 8.8% की बढ़ोतरी FY22 में हमने देखी। ग्रे सीमेंट वॉल्यूम्स में करीब 21% की बढ़त रही, और डिमांड लगातार जो कि बढ़ी है, इसके चलते सेल्स में भी अच्छी तेजी 8-8.5% तक की बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। केपेक्स प्लान्स भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आगे चलकर मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी कन्विक्शन भरी हमने सुनी थी। सीमेंट स्पेस से जुड़ी एक कंपनी जो कि हमारे सामने अल्ट्राटेक सीमेंट। राजेश जी, आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा ये अब आप बताएं। देखिए, अगला शेयर देना चाहेंगे टाटा पावर का, जो कि अब 300 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत की एक बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, जिसमें अगर कंसोलिडेटेड इंस्टॉल्ड और मैनेज्ड कैपेसिटी देखा जाए तो 13,171 मेगावाट का है। पूरे पावर वैल्यू चेन में प्रेजेंस है इनकी। रिन्यूएबल्स में बहुत अच्छी बढ़त बना रहे हैं।
जो ग्रीन एनर्जी का इनका फोकस है वो 5 साल में 5 गुना करने की बात कर रहे हैं। सोलर और ईवी में अच्छी बढ़त बना रहे हैं और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते इन्होंने 38,000 के वैल्यूएशन पे अपनी आरई में जो स्टेक बेची है, वो स्टेक सेल से इनके आरई की ग्रोथ में बहुत अच्छी बढ़त नजर आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी दूसरे पीएल ग्रुप कंपनीज के साथ अगर मैं देखूं तो जो इनकी क्षमता है और जो इनके प्लान्स है उनको देखते हुए बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वजह से हम इसमें 300 रुपए के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो चलिए 300 रुपए के टारगेट्स के साथ निवेश की सलाह यहाँ पर टाटा पावर के स्टॉक में राजेश जी की तरफ से आते हुए दिख चुकी है। हमारे पास 6 शेयर्स यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिखे और 6 के 6 शेयर्स में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नज़रिया यहाँ पर लगाकर अपने पोर्टफोलियो में इन्हें शामिल करने की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्विक रिकैप यहाँ पर देख लेते हैं इन तमाम शेयर्स का और समझते हैं कि इस खास पेशकश में कौन से शेयर्स थे जो कि हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने आपके सामने रखे। मयूरेश की राय यहाँ पर आती हुई देखने को मिली। आप यहाँ पर देखिए, इनफैक्ट मयूरेश BEL एयरटेल पर बुलिश ज़रूर नजर आए और BEL खरीदारी 286 के टारगेट से यहाँ पर करने की राय यहाँ पर मिलती हुई। 6 महीने तक के यहाँ पर टाइम फ्रेम को आपको मानकर चलना था और इसे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बनाकर चल सकते हैं। डिफेंस स्पेस की एक दिग्गज कंपनी जिस पर फोकस। वहीं एयरटेल में भी खरीदारी के मौके ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा पावर जैसी तमाम कंपनियां हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाई और यहाँ पर एक लंबी अवधि का निवेश करने के बारे में। और लंबी अवधि का निवेश यानी कि जाहिर सी बात है कि आपको इन स्टॉक्स में डटे रहना है और लंबी अवधि में इनके फंडामेंटल्स मजबूत है तो आपके लिए आगे अच्छे पोर्टफोलियो रिटर्न्स की पूरी संभावना है। मयूरेश, संजीव और राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ।